हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता और समानता की। जो 12th क्लास का लेसन है, 4th पार्ट 2 है। स्वतंत्रता के विविध रूप कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के विविध रूप कौन कौन से हैं। पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के अर्थ और स्वतंत्रता के जो दो अर्थ होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, उनको आपने समझा था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के विविध रूपों की, यानी कि उसके जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला आप देखते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता से आशय है कि ऐसी स्वतंत्रता जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती है, प्रकृति के द्वारा मिलती है, यानी कि वे स्वतंत्रता है जो मनुष्य को क्या है, मनुष्य होने के नाते प्रकृति जो उसे प्रदान करती है वो स्वतंत्रता है। प्राकृतिक रूप से जो मनुष्य को प्राप्त होती है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, यानी कि जो नेचर हमें देता है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। इस बात को ध्यान रखें, यानी कि मनुष्य को स्वतंत्रता का यह रूप मनुष्य या किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह मनुष्य की प्रकृति के द्वारा उसे प्राप्त होता है, यानी कि प्रकृति जो उसे देती है वो स्वतंत्रता इससे प्राप्त होती है। यह स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो मनुष्य के राज्य के अस्तित्व में आने से, यानी कि राज्य जो है, कोई भी राज्य पहले क्या है, प्रकृति है, उसके बाद राज्य, देश है, समाज है, सब कुछ है, यानी कि राज्य से पहले की अवस्था प्रकृति है, और ये जो प्रकृति के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं वो प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। दूसरी स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को अपने निजी कार्यों को करने के लिए जो स्वतंत्रता है उसे प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मनुष्य खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सभी जो बातें हैं वो सभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मानी जाती है, जिसमें खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म, जाति, ये सभी क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इनमें रहकर मनुष्य क्या करता है, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग करता है। अगर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी दूसरे की जो स्वतंत्रता है वो अगर बाधित होती है तो ऐसे में राज्य आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। और ये जो प्रतिबंध है ये क्या है, ये प्रतिबंध कैसे होंगे, ये प्रतिबंध दूसरों की जो स्वतंत्रता है उनको कम प्रभावशाली न हो, इस वजह से लगाए जा सकते हैं। तीसरी स्वतंत्रता जो है वो नागरिक स्वतंत्रता। आप जानते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, हम सभी भारत के नागरिक हैं। कोई भी व्यक्ति जिस देश का नागरिक है उस देश से जो उसे स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है वो स्वतंत्रताएं क्या है, नागरिक स्वतंत्रताएं कहलाती है। यानी किसी भी देश का नागरिक होने के नाते जो स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त होती है वो नागरिक स्वतंत्रता में मानी जाती है। वह स्वतंत्रताएं देश देता है, राज्य देता है। समझे, एक नागरिक होने के नाते मनुष्य जो उस देश से अपेक्षाएं करता है, जो आशाएं करता है, वो सभी नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मानी जाती है, नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। इसके साथ ही साथ लोकतांत्रिक देशों में नागरिक स्वतंत्रता जिसको महत्व दिया गया है, राज्य मान्यता के आधार पर संरक्षण प्रदान करता है और नागरिक स्वतंत्रता इसका महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यानी कि ये किसी भी देश के द्वारा जो नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है और बदले में राज्य क्या है उनको और अधिक स्वतंत्रताएं देते हैं, वो क्या है, नागरिक स्वतंत्रताएं कहलाती है। हमारे देश में ये स्वतंत्रताएं मूल जो अधिकार हैं उनमें प्राप्त हमें प्रदान होती है, जो नागरिक स्वतंत्रता में प्राप्त होती है। इन स्वतंत्रता, इन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जो राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न परिस्थितियों और उनकी रक्षा करता है। ये स्वतंत्रताएं लोगों की जो अधिकार हैं उनके लिए उत्पन्न होती हैं और उनकी रक्षा करती है। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता होगी। राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनमें भाग लेना, राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनमें भाग लेना और उन गतिविधियों को उन राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होना ही क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। अब राजनीतिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं? राजनीतिक गतिविधियों में चुनाव लड़ना, मतदान करना, चुनाव लड़ना, और जो संवैधानिक पद है यानी जो राजनीतिक पद है उन सभी पब्लिक जो पोस्ट है उनको प्राप्त करना, ये सभी क्या है, राजनीति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मानी जाती है।
ठीक है। 3 आप पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता और समानता। आपने 4 स्वतंत्रताएं पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता के विविध रूप कौन कौन से हैं? प्राकृतिक स्वतंत्रता वे स्वतंत्रताएं जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि राज्य के अस्तित्व में आने से पहले की जो अवस्था है उसको प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, जो निजी स्वार्थ यानी कि उसके जो निजी कार्य है उन कार्यों को करने के लिए जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वो सभी क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत मानी जाती है। इसके अंतर्गत रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, ये सभी क्या इसके अंतर्गत माने जाते हैं। ये सभी क्या क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाते हैं। नागरिक स्वतंत्रता, किसी भी देश के नागरिक होने के नाते जो वहाँ के लोगों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है वो क्या है? नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। नागरिकता प्रदान होने के बाद राज्य क्या करता है? उन लोगों के कल्याण के लिए, उन लोगों की रक्षा के लिए, उन लोगों की रक्षा के लिए, उन लोगों के संरक्षण के लिए गारंटी देता है। वो गारंटी ही क्या कहलाती है? नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। मौलिक अधिकारों में हमारे नागरिक स्वतंत्रता का वर्णन इसके बारे में बात की गई है। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, राजनीतिक व्यवस्था में अपना योगदान देना राजनीतिक गतिविधि कहलाती है, राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान करना, राजनीतिक स्वतंत्रता में मतदान करना, ठीक है, मतदान, चुनाव लड़ना और क्या करना? जो चुनाव लड़ने के बाद यानी कि जो सार्वजनिक पद हैं उन पदों को प्राप्त करना, ये सभी क्या? राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता से आशय है कि सभी लोगों को ये स्वतंत्रता प्राप्त है जो क्या कर सकते हैं? बिना किसी आर्थिक बाधाओं का सामना करते हुए अपने और अपने स्वयं के परिवार का पालन पोषण करना आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। बिना किसी आर्थिक विषमताओं का सामना करते हुए अपना और स्वयं के परिवार का पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, जीवन निर्वाह करना आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक है, तो यह याद रखेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता का उद्देश्य ये है कि लोगों में जो आर्थिक विषमता है उनको दूर करना इसका मेन उद्देश्य, यानी कि समाज में जो अमीरी गरीबी की जो खाई है उसको बैलेंस करना इस स्वतंत्रता का उद्देश्य बताया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। इसके साथ यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक आधार पर आर्थिक विषमताओं का सामना करते हुए न उसे करना पड़े, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता आपने जानी। आर्थिक के बाद में हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के बाद में धार्मिक स्वतंत्रता से ऐसे यानी कि धर्म के बारे में बताया गया, यानी कि सभी इसका संबंध सीधे अंतःकरण से। अंतःकरण का मतलब ये होता है कि सभी लोग जो हैं, सभी व्यक्तियों को भारत के किसी भी देश के जो लोग हैं, किसी भी देश को मान लीजिए, अगर वह देश लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के मूल्यों पर उस देश की स्थापना की गई है, तो ऐसे में जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतःकरण का मतलब ये होता है कि अंतःकरण किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार करना, अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना, मैनेजमेंट करना, धर्म के अनुरूप आचरण करना, ये सभी धार्मिक स्वतंत्रता कहलाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, भाई धार्मिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? अपने अपने धर्म को मानना, धर्म के अनुसार आचरण करना, धर्म के जो लिखी हुई बातें हैं उनको मानना और उनके अनुसार ही जीवन जीना, उनके अनुसार आचरण करना, उनके रीति रिवाजों को मानना, पूजा के तरीकों को जो तरीके उनको मानना, धर्म का संगठन करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये सभी क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कहलाती है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इसी के अंग माना गया है। लेकिन ये सभी स्वतंत्रताएं क्या है? इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से अगर कानून व्यवस्था खराब होती है तो ऐसे में राज्य आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे लोगों की जो स्वतंत्रता है वो इनबैलेंस होती है तो आपकी स्वतंत्रता बाधित की जा सकती है। आपकी स्वतंत्रता से आप अपनी स्वतंत्रता गलत प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं तो वो भी क्या है? इन स्वतंत्रता को उल्लंघन माना जाता है। नैतिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति को नैतिक रूप से, यानी कि नैतिक का मतलब मोरल, यानी कि मोरल जो नैतिक बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे क्रोध, मद, लोभ, लालच, प्रेम, घृणा, नफरत, इन सब बातों को त्याग करते हुए देश के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाते हुए लोगों को चाहिए कि वो इनका त्याग करें और एक ऐसे समाज की स्थापना करें
जो क्या हो, समतामूलक समाज हो, यानी कि समतामूलक समाज की स्थापना करना हमारा ये पहला दायित्व है। 8वीं जो प्रकार की स्वतंत्रता है वो है हमारी सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? समाज में सामाजिक स्वतंत्रता किसे कहा गया है? सामाजिक स्वतंत्रता से आशय है कि सभी लोगों को, यानी कि समाज में हम रहते हैं, सामाजिक रूप से समाज में जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यानी कि जो भेदभाव है, उन भेदभावों को दूर करना सामाजिक विषमता कहलाता है। सामाजिक की स्वतंत्रता सामाजिक समानता व न्याय की जननी मानी जाती है। सामाजिक न्याय की जननी मानी जाती है। मनुष्य के साथ जाति, धर्म, जन्म, लिंग, स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो स्वतंत्रता, जो समानता की बात की गई है, उसमें इसको महत्वपूर्ण ध्यान में रखा गया। सामाजिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जन्म, लिंग, स्थान, मूल वंश इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता मतलब राष्ट्र यानी कि किसी देश को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है, खुद को। ये बाकी जो स्वतंत्रता आपने पढ़ी, यानी कि 9 तक पढ़ी, जो मतलब 9 को छोड़ दी, 10वां भी जो स्वतंत्रता, ये भी नागरिकों के लिए। ये 9वीं जो है ये क्या है? ये देश के लिए है। ये देश को कैसे प्राप्त होती है? किसी भी देश को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कैसे है? जब कोई देश स्वयं संप्रभु संपन्न देश बनता है, अपने निर्णय लेने वाला जब देश बन जाता है, संप्रभु देश बनता है। संप्रभु मतलब ये होता है कि अपने निर्णय स्वयं लेना, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से जो निर्णय जो देश स्वयं करता है उसको हम कहते हैं संप्रभु देश। भारत क्या एक संप्रभु देश है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले सकता है। बाह्य और आंतरिक ये दोनों प्रकार का निर्णय कैसे होता है? जैसे मान लीजिए भारत को किसी देश से युद्ध करना है या भारत को किसी देश से खतरा है, दोनों स्थिति में क्या है? अपने निर्णय भारत स्वयं ले सकता है। अगर भारत को लगता है कि किसी देश से उसे युद्ध करना चाहिए तो युद्ध कर सकता है। अगर भारत को लगता है कि किसी देश से उसको खतरा है तो वहाँ सीमाएं, उन सीमाओं को सील करके वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा सकता है। तो ये दोनों प्रकार के निर्णय भारत स्वयं ले सकता है। साथ ही साथ आंतरिक निर्णय कैसे? भारत के अंदर जो घटनाएं होती हैं, यानी भारत के जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो घटनाएं हैं, किसी प्रकार की अगर ऐसी गतिविधियां हो रही है जिससे क्या देश की एकता को अगर नुकसान पहुंच रहा हो, तो इन बातों को लेकर भी भारत क्या कर सकता है? अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से क्या है? निर्णय लेने में स्वतंत्र है। तो ये जो स्वतंत्रताएं हैं, ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, ये देश को संप्रभु होने के साथ साथ मिलती है। आप जानते हैं कि भारत जब ब्रिटेन का उपनिवेश था, अंग्रेजों का जब भारत गुलाम था, तो ऐसी स्थिति में भारत संप्रभु नहीं था। यानी कि भारत के लिए जो नियम और व्यवस्थाएं जो थी वो कहाँ से बनकर आती थी? वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से बनकर आती थी और भारत को उसके लिए उसको मानना पड़ता था। तो ये तो थी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आपने इसको समझा। अब बात करते हैं संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक यानी नाम से पता चलता है कि संवैधानिक यानी संविधान से जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। संविधान के द्वारा प्रदत्त जो स्वतंत्रताएं हैं वो संवैधानिक स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है। अगर संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तो उन स्वतंत्रता की रक्षा भी उस संविधान के द्वारा ही की जाएगी। यानी कि संवैधानिक स्वतंत्रता है वो संविधान से प्राप्त होगी, उल्लंघन होगा तो रक्षा भी किससे होगी? संविधान से होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर नागरिकों के अधिकार जो उन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में वह संविधान क्या करता है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी उन्हें देता है। तो ये 10 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 10 प्रकार हैं, 10 रूपों में आपने स्वतंत्रताओं को पढ़ा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपको याद रहेगा आसानी से। देखिए, आप पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता और समानता, 12th क्लास का ये लेसन है, लेसन 4। पिछले वाला जो वीडियो था उसमें आपने जाना था स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता की परिभाषा क्या होती है। उस पिछले वाले वीडियो में जब आपने उसको देखा होगा आपने, तो उस वीडियो में मैं नहीं था, यानी कि मेरी आवाज़ थी, और इस वीडियो में आप मुझे देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो स्वतंत्रता के विविध रूप है, ये पढ़ रहे हैं आप। पिछले वाली वीडियो में आपने समानता का अर्थ, परिभाषा और उसके 2 रूप थे, उनको समझा था, सकारात्मक नकारात्मक। इस वीडियो में स्वतंत्रता के विविध रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में, विविध रूप का मतलब प्रकार, काइंड्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं। जिसमें पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता, शॉर्ट से रिवाइज करते जाते हैं और फिर वीडियो को खत्म करते हैं।
प्राकृतिक स्वतंत्रता यानी कि प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त स्वतंत्रताएं हैं, जो हमें नेचर देती है, वो प्राकृतिक स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मनुष्य जो भी व्यक्ति है वो अपने निजी कार्यों करने के लिए जो स्वतंत्रता से प्राप्त होती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म, ये सभी क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, कोई व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है, कोई व्यक्ति कैसा खाना खाता है, किस धर्म को मानता है, उसके क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंतर्गत माना जाता है। नागरिक स्वतंत्रता, किसी भी देश का नागरिक होने के नाते जो उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने वाली जो क्रियाएं हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि आर्थिक रूप से किसी भी व्यक्ति को जो आर्थिक विषमताओं का सामना न करना पड़े, वो आर्थिक विषमता के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, अंतर्गत स्वतंत्रता इसी का भाग माना गया। नैतिक स्वतंत्रता, क्रोध, मद, लोभ, लालच, इनको ध्यान में रखना। सामाजिक स्वतंत्रता, समाज में सभी लोगों में समाज में धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभु देश होने पर यानी कि संप्रभु देश होने पर जो उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है वो संप्रभु राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता, संविधान जो हमें देता है स्वतंत्रता है, संविधान के द्वारा जो प्राप्त, नाम से पता चलता है संवैधानिक स्वतंत्रता, संविधान के द्वारा प्राप्त जो स्वतंत्रताएं होती है वो संवैधानिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो ठीक है, इनका उल्लंघन होता है तो रक्षा भी संविधान के द्वारा ही की जाएगी। तो ये थी 10 प्रकार की स्वतंत्रता। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे, इसी पाठ का जो अगला बिंदु है वो है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।